मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज परसेंटेज की 29th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि रेशियो, जो परसेंटेज में क्वेश्चन बनते हैं रेशियो से रिलेट करके उसमें किस तरीके से सोचना होता है। तो उसी पार्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये आज की क्लास भी जो है वो परसेंटेज के वो क्वेश्चन जो कि रेशियो से रिलेट करके बनते हैं, मतलब रेशियो का थोड़ा सा एक दूसरे दो रेशियो को किस तरीके से मिक्स करके एक नया रेशियो बनाएंगे जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सुटेबल होगा। और वो आप अपनी मर्जी से नहीं मिलाते हैं, वो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दो रेशियो को एक दूसरे से रिलेट करते हैं और उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन वाइज और समझते जाएंगे कि किस तरीके से रेशियो को एक दूसरे से रिलेट करके क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है आसानी से। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एज इनकम इज 62.5% ऑफ बीज इनकम if age income is 212.5% more than beach saving and age saving is 37.5% of beach expenditure. If difference between age saving and beach saving is rupees 11,400, then find the average income of A and B. मैंने पूरा फुल स्पीड में इस क्वेश्चन को पढ़ा है, आप भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप पढ़ते वक्त ध्यान रखना कि क्या रिलेट किया गया, किस तरीके से रेशियो रिलेट हो रहा है। अगर आपने एक भी गलती की ना तो तुरंत आपका क्वेश्चन का आंसर गलत निकल जाएगा, क्योंकि गलत डायरेक्शन में आप जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। हिंदी में क्वेश्चन का मतलब है कि ए की आय बी की आय का 62.5% है। अगर ए की आय बी के बचत से 212.5% अधिक है और ए की बचत बी के खर्चे से और ए की बचत बी के खर्चे के 37.5% के बराबर है। अगर ए और बी दोनों की बचत का अनुपात अंतर बोला गया कि अगर ए और बी की बचत का अंतर 11,400 रुपए है तो बताइए ए और बी की औसत आय कितनी है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करते वक्त ध्यान रखना क्वेश्चन में किस तरीके से रिलेट हो रहा है इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। उस पॉइंट को अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत गलत निकल करके आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो आपको दिख रहा है, आप एक एक स्टेप पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए आगे और आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सा पार्ट किससे रिलेट है तो क्वेश्चन का आंसर गलत निकल के आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोला गया एज इनकम इज 62.5% ऑफ बी इनकम, तो 62.5% कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता है मतलब बचपन से, क्या बचपन से सीखते आए हैं और आपको मैंने शुरू की वीडियो में बताया भी है कि किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो 62.5% को फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, इसके लिए 62.5% का साइन हटा के नीचे 100 लिखते हैं और कैंसिल करके ये आएगा 5/8। मुझे याद हो चुका है और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको भी याद हो चुका होगा, क्योंकि 12.5% जो होता है 1/8 होता है और ये 12.5% का 5 टाइम्स है। तो 5/8 ए की इनकम बी की इनकम का 5/8 है, तो ए का जो इनकम है वो कितना है 5/8 किसकी इनकम का, बी की इनकम का। यानी बी की इनकम को 8 भाग में डिवाइड करो तो ए की इनकम कितनी होगी 5। यानी अगर हम कहें कि बी की इनकम 8 है तो ए की इनकम कितना होगी, दी गई क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो 5 होगी अगर हम बी की इनकम को 8 मानते हैं। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और आगे का पॉइंट जो आप देखेंगे कि ए की इनकम जो है ना वो 212.5% नहीं है, 212.5% अधिक है किससे, बी के सेविंग से। ए का इनकम अधिक है कितना 212.5% किससे, बी के सेविंग से। और 212.5% जो होता है वो होगा कितना, तो आपने देखिए अगर आपका प्रैक्टिस है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है 200% 200% प्लस 12.5%, यानी 200% को क्या लिखते हैं 200/100 यानी 2, और 12.5% को क्या लिखते हैं 1/8। तो 8 2 जा 16 प्लस 1
17/8। अच्छा, जिनका दिमाग थोड़ा सा और ज्यादा चलता है वो तो थोड़ा सा और अलग तरीके से समझते हैं कि आप देखते हैं कि 100 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा है, तो उनके दिमाग में आता है 12.5। अच्छा, अगर आपसे बात की जाए या मुझसे कोई पूछे कि बताइए 12.5% अगर 1/8 होता है तो इसका मतलब यह होता है कि 12.5 100 में 8 बार आता है, और 8 मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर 100 लान बनाना है तो 12.5 कितनी बार कुल ऐड करें कि 100 हो जाएगा, 8 बार। और 8 कुल कितनी बार अगर आप देखें तो कितने, 8 का कितने गुना करें तो आपका 100 हो जाएगा, 12.5। तो अगर आप 12.5% को 1/8 लिखते हैं, इसका मतलब 12.5 का 8 गुना करेंगे तब 100 होगा, या 8 का 12.5 गुना करेंगे तब 100 होगा। तो बताइए 200% है, 100% में 12.5% 8 बार आता है, तो 200% में कितनी बार आएगा, 16 बार आएगा, और एक यहां 17 बार हो गया, और परसेंटेज का साइन है नीचे 100 जाएगा, मतलब उसमें 8 बार। तो आप डायरेक्टली 16 और 1 17, 17/8 लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए दिमाग चलाना होगा। कभी मैं इस पॉइंट पर डिस्कस करूंगा आपके साथ किसी वीडियो में अलग से, जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कोई और चैप्टर चल रहा होगा तो बीच बीच में आके ये पॉइंट मैं आपको सिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, बट थोड़ा सा हिंट दिया है। तो 17/8 अधिक है किससे, जो ए का इनकम है वो इतना अधिक है किससे, बी के सेविंग से। यानी अगर मैं कहता हूं कि बी का सेविंग कितना होगा, तो 17/8 अधिक है किससे, बी के सेविंग से। तो बी का सेविंग अगर हम मान के चलें कि 8 है, क्योंकि 17/8 अधिक करना है, यानी 8 पर 17 अधिक, 8 पर 17 अधिक, यानी 8 से 17 अधिक तो कितना हो जाएगा, 17 + 8 25। यानी आपसे बोला गया है कि जो बी की सेविंग होगी उससे 17/8 अधिक है ए का इनकम। तो ए का इनकम कितना होगा, 17/8 अधिक है, यानी बी का जो हम कहेंगे कि बी का जो सेविंग है वो 8 होगा, तो उससे 17 अधिक अगर करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो ए का इनकम आता है। और 17 अधिक करें 8 + 17 तो आपका आता है 25। तो मैंने यहां पर 25 लिखा, थोड़ा कलर बदल देता हूं ताकि आपको पता रहे कि क्या कैसे रिलेट है। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर बी का सेविंग 8 होगा, तो अगर बी का सेविंग 8 होगा तो ए का इनकम 25 होगा। अब आप रिलेट करिए, इस पॉइंट को ध्यान से समझिए और रिलेट करिए। अगर आप यहां रिलेट करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आप बताइए कि अगर ये 5 होगा ए का इनकम, तो बी का इनकम 8 होगा। अगर मैं कहता हूं 5 का डबल 10 होगा, तो 8 का डबल 16 आपका इनकम होगा बी का। अगर ए का इनकम हमें कहूं यहां पर कि 5 की जगह इसका 10 गुना 50 होगा, तो बी का इनकम क्या होगा, 8 का 10 गुना 80, क्योंकि रेशियो का साइन है, तो जिससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी से इसको। तो अब आप देखिए कि दो रेशियो हैं, उन दोनों को रिलेट करना है। ए का इनकम अगर 25 होगा तो बी का सेविंग 8 होगा, और अगर ए का इनकम 5 होगा तो बी का इनकम 8 होगा। तो आप बताइए कि यहां पर जो सेविंग है, यहां पर जो इनकम में रिलेशन है, और जो इसके इनकम और सेविंग में रिलेशन है, उसमें आपका ये दोनों जगह तो आपका एक इनकम की बात की गई है। तो आप दोनों रेशियो को रिलेट करना है, तो इसमें इनकम को बराबर कर लेना होगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जब इतना होगा तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, रिलेट हो पाएंगे। तो इसको बराबर करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ये भी ए का इनकम है, ये भी ए का इनकम है, तो ये दोनों होना चाहिए बराबर। एक्स वाई के टर्म्स में मैं नहीं लिख रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा डायरेक्टली सीखना है किस तरीके से आपको बराबर करना है। तो यहां तो डायरेक्टली दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है, डायरेक्टली ये दिख रहा है कि अगर 25 होगा तो ये 8 होगा, अगर ये 5 होगा तो 8 होगा। तो अगर इसको मुझे 25 बनाना है, इसके बराबर बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पर यह आ गया कि अगर ए का इनकम 25 होगा तो बी का सेविंग 8 होगा, और ए का इनकम 25 होगा तो ही बी का आपका सेविंग कितना हो जाएगा, सॉरी बी का इनकम कितना हो जाएगा, 40। तो अच्छा, अगर इन दोनों पॉइंट को हटा करके देखें तो हम कह सकते हैं कि ए का इनकम 25 होगा तो बी का इनकम 40 होगा, और बी का सेविंग 8 होगा। ये आपका रिलेट हो गया। अब आप आगे आ जाइए कि अगर इनकम से सेविंग हटा दें, इनकम में से जितना भी इनकम थी उसमें से जितना बचाया अगर वो हटा दें, वो एक तरफ कर दें, तो बाकी उसने खर्च किया होगा, यानी इसमें खर्चे की भी बात की गई है। तो यहां पर लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, तो एक्सपेंडिचर निकालने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसे होगा कि 40 है, 8 है, चलो ठीक है, यहां पर ये 25 है। अब आप देखिए कि यहां पर कैसे होगा, तो अगला पॉइंट है कि जो ए का सेविंग
सेविंग है वो 37.5% है। 37.5% जो होता है 37.5/100 करेंगे तो आएगा 3/8। कैसे आएगा? तो 12.5% का ये ट्रिपल है, करेंगे तो 37.5% आएगा, तो 1/8 का ट्रिपल 3/8। तो अब आपसे बोला गया है कि जो ए का सेविंग है वो कितना है? जो ए का सेविंग है वो बी का जो एक्सपेंडिचर होगा 40 से 8 गया 32, उसका कितना है? तो बोला गया 3/8 है। ए सेविंग इज 37.5% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, यानी बी का एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो 32 का अगर 3/8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 12। यानी यहां पर आ गया कि इसका जो सेविंग आ गया, ए का सेविंग आ गया वो 12 आ गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोला गया है इफ द डिफरेंस बिटवीन ए सेविंग एंड बी सेविंग इज ₹11,400 देन फाइंड द एवरेज ऑफ ए एंड बी इनकम। तो बताना यह है, पहले तो दिया क्या गया है कि ए की सेविंग और बी की जो सेविंग है उसका अंतर दिया गया है। आपको एक्सपेंडिचर आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डिफरेंस दिया गया है ए और बी की सेविंग का। तो आप बताइए ए और बी की सेविंग में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो डिफरेंस आप देखें तो 12 और 8 का डिफरेंस आ रहा है 4, और ये 4 की वैल्यू कितने की बराबर दी गई? 11,400 रुपए के, 11,400 रुपए के बराबर है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बता पाएंगे 11,400 डिवाइडेड बाई 4, 11,400 डिवाइडेड बाई 4, और अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 4 से डिवाइड किया 2 बार, 8 बचा 3, 4 32 बचा 2, 5 0। अगर मैंने सही डिवाइड किया है तो 4 से 2 बार 8 डिवाइड करते हैं, 4 से 2 बार 8, 3 बचा 4 आया, 4 का 8 बार 32, 2 बचा 4 5 20, ठीक है 2850। अब 2850 1 रेशियो की वैल्यू आ गई, ये 2850 रुपए है, और हमें बताना है फाइंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी। ए और बी की इनकम का औसत बताना है। तो ए और बी की इनकम का औसत का मतलब है कि आपका ये एक रेशियो जो आपका डिफरेंस है, ये 4 रेशियो डिफरेंस है, वो पहले के अकॉर्डिंग नहीं इसके अकॉर्डिंग है। तो इनका औसत कितना होगा? तो 25 + 40, यानी 25 + 40 कितना हो जाएगा? औसत निकालेंगे, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 पर्सन है तो हम लिखेंगे 25 25 + 40 डिवाइडेड बाई 2, यानी 65/2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है, एवरेज निकालना है। तो अगर एक रेशियो 2850 है, 2850 अगर एक रेशियो की वैल्यू है तो 65/2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? तो 2 से डिवाइड किया हमने यहां पर, और 2 से जैसे ही डिवाइड किया तो यह आपका गया 1425, यानी आपका जो रिजल्ट आ रहा है 1425 इंटू 65, और जो आएगा रिजल्ट वही आपका आंसर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक बार मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि 65 का टेबल किसी को याद तो नहीं होगा। कुछ लोग लॉजिक लगा सकते हैं इसमें भी, तो कोई बड़ी बात नहीं, अपना लॉजिक लगाइए और आंसर निकालिए। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से 5 25, कैरी ओवर 2, 5 2 10, 2 12, कैरी ओवर 1। देखिए तरीका और भी हो सकता है, लेकिन मैं एकदम बेसिक तरीके की बात करूं, मल्टीप्लाई करके 25 5 2, 5 2 10, 2 12 1, और 5 4 20 और 1 21, 2 5 और 1 5 2 7, यानी अगर हम 6 से 5 30, 3 कैरी ओवर, 12 3 15, 1 कैरी ओवर 24 और 1 25, 2 कैरी ओवर 6 और 2 8, यानी आपका आंसर आ गया 52629। तो मैंने जो कैलकुलेशन किया है, हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन करने में गलत कर गया हूं, अगर आपको बता रहा हूं तो मेरा दिमाग इधर भी है कि मैं टाइम आपको बोलते टाइम गलत ना लिखूं। फिर भी आपसे देखिए कि अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो कितना रुपए आ गया, 92,625 रुपए एवरेज आएगा ए और बी की इनकम का। भरोसा है मुझे कि नहीं मैंने सही किया है, गलत किया होगा तो देख लेना कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने देखा नहीं था कैलकुलेट करके कितना आएगा। तो फिलहाल आपका आ रहा है 92,625। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपका सेविंग का कभी एक्सपेंडिचर से, कभी इनकम का एक्सपेंडिचर से या सेविंग से रेशियो दे दिया जाए उल्टा सीधा, तो उसको पढ़ते वक्त क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A, B and C spend 60%, 85% and 12.5% of his income respectively. If their savings are in the ratio 8:9:14 and the difference between the income of A and C is rupees 2,40,000,
देन द इनकम ऑफ बी इज, तो मैं इसको एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं कि ए, बी और सी अपनी आय का क्रमशः 60%, 85% और 12.5% खर्च करते हैं। अगर उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 8:9:14 है और ए और सी की आय का अंतर 2,40,000 रुपए है, तो बताइए बी की आय कितनी है। अच्छा, अब आप देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के कंपेयर में थोड़ा सा कम घुमावदार है, थोड़ा कम घुमाया गया है, तो क्वेश्चन को निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको समझना ये होगा, क्यों मतलब क्या समझना होगा, तो आपको ये पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आपको टोटल दिया गया है डिफरेंस, कितना दिया गया है, 2,40,000 रुपए। 2,40,000 रुपए जो डिफरेंस दिया गया है वो इनकम का डिफरेंस दिया गया है। और आप अगर रेशियो डायरेक्टली यहां से रिलेट करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेशियो है वो रेशियो है सेविंग का। तो अगर आपको ए बी सी में अगर अमाउंट डिवाइड करना है या ये पता करना है किसको किससे कितना ज्यादा मिला है, अगर एक के दिया गया तो, या फिर अगर वो दिया है डिफरेंस में, डिफरेंस दिया है मतलब कितना ज्यादा मिला है या कितना कम मिला है, अगर ये दिया गया है तो किसी की सैलरी निकालनी हो तो इनकम का रेशियो पता हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और वो इनकम का रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में कि ए, बी और सी इनकी बचत का जो रेशियो है वो आपको दिया गया है। सेविंग का रेशियो ए बी सी का कितना दिया गया है, तो सेविंग का रेशियो ए बी सी का है 8:9:14। तो आपका रेशियो दिया गया है 8:9:14। किस चीज का रेशियो दिया गया है, तो ए बी और सी की सेविंग का रेशियो दिया गया है। मैं एकदम बेसिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि आज जो क्लास है वो 29th क्लास है परसेंटेज की, तो एकदम बेसिक पे जाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो सीख चुके हैं परसेंटेज का यूज करना, अगर नहीं सीखे हैं, अगर मेरे साथ आपने नहीं सीखा है पीछे की वीडियो में, तो एक बार जरूर जाके शुरू से देखिए। आपको कुछ भी नहीं ऐसा लगेगा कि जो आपको न आता हो इन सब क्वेश्चन का आंसर निकालते वक्त। तो जैसे देखिए आपको क्वेश्चन में ए बी और सी का सेविंग का रेशियो दिया है और आपको जो डिफरेंस दिया गया है ए और सी की इनकम का डिफरेंस है। आप बताइए अगर ए और सी का डिफरेंस देखें तो 8 और 14, 8 एंड 14, 8 एंड 14 में डिफरेंस कितने का है, 6। लेकिन ये आपका सेविंग का डिफरेंस है, इनकम का डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सेविंग का रेशियो है। और रेशियो का साइन हटाते हैं तो XYZ लिखते हैं, वो सब मैं नहीं बता रहा हूं, वो आप समझदार हैं, जानते हैं, क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो चुकी है, पीछे कितना सारा पढ़ चुके हैं, तो वो सब पॉइंट सीख चुके हैं। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं आपसे। अच्छा, अगर सेविंग का रेशियो दिया है, अगर मुझे इनकम का रेशियो पता चल जाता ना तो मैं, अच्छा अगर ये इनकम का रेशियो होता तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं होती जो आगे करने वाले हैं। डायरेक्टली कहते हैं कि अगर ये इनकम का रेशियो होता तो अगर इसका इनकम 8 होगा तो इसका इनकम जो होगा 14 होगा, तो डिफरेंस कितना आएगा 6, जो कि आपका 2,40,000 के बराबर कर देते। लेकिन ये रेशियो ही इनकम का नहीं है, ये सेविंग का रेशियो है, तो हमें इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा, तब जाके ए और सी का डिफरेंस रेशियो के पार्ट पे देख पाएंगे। तो अब आप देखिए कि दिया क्या गया है, इंपॉर्टेंट, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको दिया गया है कि जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, वो एक्सपेंडिचर कितना है, तो ए जो एक्सपेंड करता है कितना खर्च करता है, 60%। अच्छा, अगर ए 60% खर्च करता है तो 60% को लिखा क्या जाता है, ए 60% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर की बात करें, ए 60% एक्सपेंड करता है, बी करता है 85% और सी करता है 12.5%। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, थोड़ा सा रेशियो का यूज करना है तो हर बार जो है वो लिख करके नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ कम लिखिए और क्वेश्चन में उसका यूज कैसे करना है वो देखते जाइए। तो यहां पर हर चीज को एक पूरा कंप्लीट लिखना नहीं है कि पता चले कि मैं लिखूं कि ए का जो एक्सपेंडिचर है 60% है, यानी इसका सेविंग 40% होगा, तो 40% जो होगा ए का जो इनकम होगा, ये जो मैं लिख रहा हूं ये नहीं लिखना है, ए का जो भी इनकम होगा उसका 60% खर्च करता है, तो बचाता कितना है 40%, और 40% बचाता है वो कितना दिया गया 8। फिर इसको कैलकुलेट करने जाएं तो मैं कह रहा हूं इसको मत करो ना, आप थोड़ा सा रेशियो का यूज करना सीखो कि किस तरीके से रेशियो को माइंड में ही यूज करके तुरंत हम इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं। ये तो मैं लिख रहा हूं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये सब नहीं लिखना होगा, ये लिखेंगे और डायरेक्टली यहां से रिलेट करके रेशियो इनकम का निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं एक एक स्टेप आपको लिख के बता रहा हूं। तो अब आप देखिए
यहां से भी कैलकुलेट करते हैं ना तो देख सकते हैं 2/5, 2 से गया कितनी बार, 4 बार, 5 गुणे 4 यानी ये 20 आ गया। और यहां से भी देखिए कि वही चीज, वही जो आपने यहां कैलकुलेट करके लिख करके टाइम वेस्ट किया, उसको डायरेक्टली थोड़ा सा दिमाग का यूज करें तो कैसे निकलेगा, और वो दिमाग का यूज आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। यहां पर बोला गया कि एक एक्सपेंडिचर है 3/5 और जो एक्सपेंड करता है वो किस चीज का, वो अपनी इनकम का। तो अगर वो अपनी इनकम का लिखा गया है ऑफ हिज रिस्पेक्टिवली इनकम रिस्पेक्टिवली, तो अगर वो इस खर्च करता है, कितना खर्च करता है 60% यानी 3/5, यानी ए का इनकम अगर हम 5 लेते हैं, अगर ए का इनकम 5 लेते हैं तो उसका एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर है 3, यानी सेविंग कितना हुआ 2। अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो वहीं पर हम रेशियो को रिलेट कर पाएंगे कि ए अपनी आय का 3/5 खर्च करता है, यानी ए की आय टोटल 5 रही होगी तो उसमें से 3 खर्च किया तो बचाया कितना, 2 बचाया। वैसे ही अगर हम दूसरा पार्ट देखें कि यहां पर 85% को क्या लिखते हैं 17/20, यानी उसका इनकम होगा कितना, तो इनकम इसका हो गया 20, उसमें से खर्च कितना किया 17, तो बचाया कितना, यहां पर रिजल्ट आ गया, रेफरेंस करके देखा कि 20 में से 17 खर्च कर दिया तो कितना बचाया 3। तीसरा पार्ट देखें यहां पर, तो तीसरे में भी अगर आप देखें 12.5% 1/8, यानी अगर ये अपनी इनकम का 1/8 खर्च करता है कौन सी, तो अगर उसकी इनकम को हम लेते हैं कि 8 होगी तो उसमें से उसने खर्च कितना किया 1, यानी बचाया कितना 7। अच्छा, अब आप यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझिए, रिलेट करिए कि इनकम एक्सपेंडिचर जो इनका डिफरेंस है वो सेविंग है। इनकम में से खर्चा निकाल दो, जो आया वो बचत आया, इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल दो, बचत, इनकम में से एक्सपेंडिचर। तो गोले के अंदर मैंने लिखा हुआ है जो वो आपका यहां पर सेविंग का रेशियो पार्ट है। अच्छा, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अगर ए का सेविंग 2 होगा तो इनकम 5 होगा। अगर ए का सेविंग 2 होगा कब, जब इनकम 5 होगा। इनकम 5 होगा तो एक्सपेंडिचर 3 होगा, सेविंग 2 होगा। ये पॉइंट मैं कई बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप एकदम क्लियर समझ पाए। अगर ए का इनकम 5 होगा तो एक्सपेंडिचर 3 होगा, सेविंग 2 होगा। अगर ये 50 होता तो ये 30 होता, ये 20 होता। अब सिंपल लॉजिक समझिए इसको, अगर यहां पर 20 है तो इसका इनकम 20 है, बी का इनकम 20 है तो एक्सपेंडिचर 17 है तो 3 है। अगर मैं कहता हूं 20 की जगह 40 होता तो 17 की जगह कितना होता, 34 होता, 3 की जगह 6 होता, डबल होता तो सब डबल होगा, ट्रिपल होगा तो सब ट्रिपल होगा। तो अब आप देखिए यहां पर कि जो सेविंग, अगर इनकम 5 होगा तो सेविंग 2 होगा, या सेविंग 2 कब होगा, जब इनकम 5 होगा। अगर सेविंग 2 होगा तो इनकम 5 होगा, सेविंग 2 का डबल 4 होगा तो इनकम 5 का डबल 10 होगा, सेविंग 2 का ट्रिपल 6 होगा तो 5 का ट्रिपल 15 होगा। तो इसी से रिलेट करिए और आप इसी रिलेशन से आप निकाल सकते हैं इनकम का रिलेशन। आप देखिए 2 अगर आपका सेविंग है, 2 सेविंग होगा तो इनकम 5 होगा, और ये कितना है 8 प्राप्त करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें 4, यानी इन 2 गुणे 4 बराबर कितना हुआ 8। अगर सेविंग 8 होगा तो इनकम कितना होगा 5 गुणे 4 20। अगर इसको 4 गुना किया तो ये भी 4 गुना, ये भी 4 गुना, लेकिन एक्सपेंडिचर का कोई रिलेशन ही नहीं है यहां पर, अब जरूरत ही नहीं है। रिलेशन तो है लेकिन जरूरत नहीं है, तो हम क्यों उसको यूज करके हम उसकी वैल्यू निकालें कि अगर 2 का डबल 4 यानी सेविंग 4 है, जो आपका सेविंग है 2 तो 5 है, अगर इसका 4 गुना सेविंग एक्चुअल है तो हम इसका 4 गुना करेंगे तो वो आ गया 20। ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक के थ्रू मैंने समझा दिया, बाकी में आप देखते जाइए। सेविंग 3 होगा तो इनकम 20 होगा, सेविंग 3 होगा तो इनकम कितना रहा होगा 20, और सेविंग 9 है, 9 का मतलब है इसका ट्रिपल है, तो इसका ट्रिपल कितना होगा 60। तो हम कह सकते हैं कि बी का, अगर ए का सेविंग 8 है, बी का इनकम सेविंग 9 है, सी का इनकम 14 है, तो ए का इनकम 20 आएगा, बी का इनकम 60 आएगा। वैसे ही यहां से देखें कि 7 सेविंग है कब, जब इनकम 8 है, यहां सेविंग 14 दी गई है, इसका डबल, तो इसका डबल हम लिख सकते हैं कितना, तो हम लिख सकते हैं यहां पर 16। तो मतलब यहां से निकल के आ गया कि ए बी और सी, जो ए बी और सी है उनकी इनकम का रेशियो क्या आ रहा है, यहां से रिजल्ट निकल करके, तो वो रिजल्ट आ रहा है ए बी सी की इनकम का रेशियो आ रहा है 20, 60 और 16। अब आप यहां से देखिए कि ए और सी की इनकम का डिफरेंस दिया गया 2,40,000, तो आप बताइए ए और सी की इनकम में कितने का डिफरेंस है। यहां से देखें तो 16 ये होगा, ए का इनकम 20 होगा तो सी का इनकम 16 होगा, तो आप डिफरेंस देखिए तो 4, और जो दिया गया कितना 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए दिया गया है, यानी 4 रेशियो की वैल्यू 2,40,000 रुपए, ये डिफरेंस दिया गया है
डिफरेंस ही तो दिया गया ना, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज ₹2,40,000, देन फाइंड द इनकम ऑफ बी। तो इनकी इनकम का डिफरेंस 20 और 16 का डिफरेंस 4 आया, वो दिया गया 2,40,000। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, 4 से डिवाइड किया तो 6,000 नहीं 60,000 रुपया, 60,000 आ गया। अब हमें बताना है, तो बताओ कि बी का इनकम कितना है। तो बी का इनकम कितना है, तो 60 इंटू 60,000, 60 इंटू 60,000 तो कितना हो जाएगा, आप लिख पाएंगे 4 जीरो और एक 5 जीरो, 5 जीरो हो गया इस पे, और 6 का 6 से मल्टीप्लाई किया 36, यानी 36 लाख, 36 लाख रुपए बी की इनकम है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एक और हम करते हैं यहां पर डिस्कस, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो डाउट्स हो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन इस बार पूरा डिटेल में नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन के करने के सॉल्यूशन पे जाएंगे। और क्वेश्चन क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज ₹39,500 इफ ए बी एंड सी स्पेंड 33.33%, 40% and 62.5% of their respective income, then the ratio of their saving becomes 16:9:15. Find the income of A. A, B और C की कुल आय 39,500 रुपए है। अगर A, B तथा C क्रमशः अपनी आय का 33.33%, 40% और 62.5% खर्च कर देते हैं, अगर उनकी बचत का अनुपात 16:9:15 है, तो ए की आय ज्ञात करो। तो यहां पर देखिए कि फिर से वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग दिख रही है लेकिन पैटर्न तो वही दिख रहा है। तो अब आप यहां देखिए, समझिए और क्वेश्चन का आंसर निकालिए मेरे साथ, या मेरे साथ से पहले भी निकाल सकते हैं। उनकी सेविंग का रेशियो है 16:9:15। अच्छा, आप पॉइंट जो आपका परसेंटेज वैल्यू है ना, ये आपको पता होना चाहिए। 62.5% अभी मैंने बताया कि 62.5% होता है 5/8। तो आप देखिए कि ए एक्सपेंड करता 33.33%, मतलब 1/3, बी एक्सपेंड करता 40%, मतलब 2/5, और सी एक्सपेंड करता 62.5%, यानी 5/8। अच्छा, ये एक्सपेंडिचर दिया गया है और मैंने अभी बताया था, उसी से रिलेट करिए कि 3 अगर खर्चा, अगर वो अपनी सैलरी का 1/3 खर्च करता है, मतलब उसकी इनकम 3 होगी, तो खर्चा 1 किया, यानी बचत कितना थी 2। इसका इनकम 5 होगा तो 2 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 3। इसका इनकम 8 होगा तो 5 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 3। पिछले क्वेश्चन से रिलेट करके अगर मैंने आपको समझाया है तो इसीलिए समझाया था पिछले क्वेश्चन में टाइम लेकर के, ताकि आप डायरेक्टली यहां पर कर पाए, तो ये आपका आ जाएगा। अच्छा, अगर ए का सेविंग 3 होगा कब, जब इनकम ए का सेविंग 2 कब होगा, जब इनकम 3 होगा, और जो सेविंग 2 की जगह 16 दिया गया, कितने गुना, 8 गुना, तो ये भी 8 गुना होगा, यानी कितना हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 24। तो जब आपका ए का सेविंग 2 होगा कब, जब उसका इनकम 3 रहा होगा, तो आपका यहां दिया गया है कि उसका सेविंग 16 है, इसका 8 गुना, तो इनकम भी 8 गुना करो। यहां पर रेशियो तो चेंज नहीं होगा, किसी एक में चेंज करेंगे तो सब में वही चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड का केस होता है, रेशियो के पार्ट पे मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे रेशियो से एक ही वैल्यू से सारे रेशियो को मल्टीप्लाई करिए, या डिवाइड करते हैं तो सारे रेशियो को एक ही वैल्यू से डिवाइड करिए, तो आपकी वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए कि इसका 8 गुना, तो इसका भी 8 गुना 24। वैसे ही जो सेविंग 3 होगा तो इनकम 5 होगा बी का, लेकिन सेविंग 3 की जगह 9 है, ट्रिपल है, तो इनकम भी 5 की जगह ट्रिपल 15 लिख देंगे यहां पर। और ऐसे ही अगर देखिए कि इसका सेविंग 3 होगा तो इसका इनकम 8 रहा होगा, अगर इसका सेविंग 15 दिया गया है, इसका 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना आएगा 40। तो अब आप देखिए कि ए, बी और सी का इनकम का रेशियो आ गया 24, 15 और 40 का। ए, बी और सी की इनकम का रेशियो 24, 15 और 40 का आ गया। हमने इनकम का रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि हमें सेविंग का सम नहीं दिया गया, हमें इनकम का टोटल तीनों का मिला के इनकम दिया गया है। तो किसी का भी अगर इनकम निकालना है और तीनों का इनकम मिला के दिया गया है, तो रेशियो तो पता होना चाहिए ना इनकम का। हम इनकम को इनकम के रेशियो में ही डिवाइड कर सकते हैं, न कि सेविंग के रेशियो में। तो इनकम का रेशियो 24, 15, 40 आ गया। अब आप इनकम के अकॉर्डिंग देखिए कि टोटल इनकम दी गई है 39,500। यहां पर टोटल इनकम कितना आ रही है 40, और ये 40 और 15 प्लस 24 कितना आ रहा है, ऐड करें तो 79, जो कि दिया गया 39,500 रुपए के बराबर है। यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप डिवाइड करेंगे तो ये 500 रुपए के बराबर आ गया। और हमें यहां पर निकालना है
किसका इनकम, फाइंड द इनकम ऑफ ए। और अगर ए का इनकम निकालना है, अगर मैंने सही डिवाइड किया 39,500 एज 40 50 60 70 79 5 टाइम्स गया, ठीक है 500। तो ए का अगर इनकम निकालना है यानी 24 गुणे 500, 24 का 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12,000 रुपए आ जाता है। तो हम कह पाएंगे कि ए का इनकम कितना रहा होगा, 12,000 रुपए। तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंट तरीके का दिखे, लेकिन आपको रेशियो रिलेट करना कैसे है अलग अलग क्वेश्चन में, वो आपको सीखना है। वो मैं क्वेश्चन वाइज सिखाते जा रहा हूं और आप समझ पा रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The price of two articles are in the ratio 5:8. If the price of the first article is increased by X% and that of the other is decreased by 15%, then the new price of A and B will be in the ratio of 15:17. The value of X is. दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 5:8 के अनुपात में है। अगर पहली वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया जाता है जबकि दूसरी वस्तु का मूल्य 15% घटा दिया जाता है या घट जाता है, तो उनके मूल्यों का अनुपात, जो मूल्यों का अनुपात हो जाता है ए और बी के मूल्यों का अनुपात जो हो जाता है, ए और बी ही रहे होंगे, दो आर्टिकल की बात कर रहे हैं तो उनके मूल्यों का अनुपात क्रमशः 15:17 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात करिए। तो अच्छा, अगर आप अगले क्वेश्चन में जो देख रहे हैं यहां पर, अगर आप इसको रिलेट करते हैं, किस तरीके से करना है आपको समझना है, इंपॉर्टेंट अलग अलग रेशियो को कैसे रिलेट करना है। आज की क्लास में हम लोग सीख रहे हैं कि एक से अधिक अगर रेशियो अलग अलग दिए गए हैं तो उनको कैसे रिलेट करना है। जैसे यहां पर अगर आप देखें कि ए और बी के बारे में बताया गया है कि ए और बी का जो मूल्य है, दो वस्तुएं हैं, ए और बी बाद में दिया है, शुरू में नहीं दिया है। तो टू आर्टिकल है, कौन से दो आर्टिकल हैं, ए और बी। तो अगर नहीं लिखा है शुरू में तो मैं लिख दिया कि पहला आर्टिकल ए, दूसरा आर्टिकल बी। उनके मूल्यों का अनुपात जो है ना वो 5:8 था या 5:8 है, 5:8 है। और बोला गया अगर ऐसा होता है कि पहले आर्टिकल का प्राइस X% इंक्रीज हो जाए, जैसे ये बोला गया कि पहले आर्टिकल का जो प्राइस था वो X% इंक्रीज हो जाए और दूसरे आर्टिकल का जो प्राइस है वो उसके बारे में बोला गया डिक्रीज बाय 15%, दूसरे आर्टिकल का प्राइस 15% घट जाए। अगर ये ऐसा होता है तो जो नया रेशियो बनता है चेंज होने के बाद वो रेशियो आ जाता है 15 और 17 का, वो रेशियो आ जाता है 15 और 17 का। तो बताइए जो X% इंक्रीज हुआ है वो वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हम आपको ये बार बार बताते चल रहे हैं कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हमें परसेंटेज निकालते वक्त ध्यान रखना है कि हमें वैल्यू जो है ना वो फ्रैक्शन में हो या पॉइंट में आए, उनसे बचना है। तो जैसे अगर आप देखें कि 5 और 8 का रेशियो, अगर ये 5 होगा तो ये 8 होगा, अगर ये 5000 होगा तो ये 8000 होगा, अगर ये 50 होगा तो ये 80 होगा। तो ये हमें पॉइंट पता है। अच्छा, उसके बाद देखिए कि अगर ये 15% बढ़ गया तो 8 का 15% निकालेंगे, अगर आप 8 का 15% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा। तो हमने कहा कि अगर ऐसा लिख लें तो कोई दिक्कत तो है नहीं कि अगर ये 50 रहा होगा तो ये 80 रहा होगा। एक्चुअल वैल्यू तो कहीं दी ही नहीं गई है, सब रेशियो का पार्ट है। तो रेशियो में बस इतना ध्यान रखना होता है कि अगर एक को अगर 0 बढ़ाते हैं दूसरे के सामने 0, मतलब एक को 10 गुना करेंगे तो दूसरे को 10 गुना, एक को 3 गुना करें तो दूसरे को भी ट्रिपल कर देंगे, एक को डबल करें तो दूसरे को भी डबल करें। जितने भी रेशियो एक दूसरे से रिलेट है, किसी एक को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ताकि रेशियो चेंज ना हो, वैल्यू अलग दिखे। तो अब आपका 50 और 80 हो गया। अब आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी क्योंकि हमें पता है कि 15% अगर निकालना है तो 10% प्लस 5%, 10% 8 हुआ, 5% 4 हुआ, यानी कितना हो गया 15%, इसका 12। अच्छा, 12 डिक्रीज हो गया तो 80 से 12 अगर डिक्रीज होगा तो बचेगा कितना, 68 बचेगा। अच्छा, अगर 80 से 12 डिक्रीज हुआ तो बचा 68। अब ये पॉइंट आप समझिए कि अगर ये रेशियो है, ये देखिए रेशियो है और ये एक्चुअल वैल्यू है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये 50 होगा, ये 80 होगा तो ये 68 होगा। ये कितना होगा, क्या आप बता पाएंगे? हाँ, ये बता पाएंगे क्योंकि अगर ये 80 मानते हैं, 50 मानते हैं, तब ये 15% डिक्रीज होने की वजह से 68 है। अगर ये 17 होगा तो ये 15 होगा, अगर ये 17 का डबल होता तो ये डबल होता, ये ट्रिपल अगर कर देंगे तो ये ट्रिपल होगा। तो जो अगर यहां पर 17 का कितने गुना है, अगर यहां से देखें तो 17 का 4 गुना करें तो 68 आता है। तो 15 का 4 गुना कितना होगा, 60। तो हम कह सकते हैं ए 50 होगा, ए का इनकम,
सॉरी ए का प्राइस 50 होगा, पहले प्राइस 50 था ए का, बी का प्राइस 80 था, तो बाद में 15% डिक्रीज होने के बाद बी का जो एक प्राइस हो गया 68 हो गया और ए का प्राइस कितना हो गया 60 हो गया। रिलेट करना है आपको रेशियो को। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो एक्स का वैल्यू वो कितना है, तो आप देखिए 50 से 60 हुआ, यहां बोला x% बढ़ा है, यहां कितना बढ़ा है, तो आप बता पाएंगे कि यहां पर बढ़ा है 10, किससे बढ़ा है 50 से, कितने परसेंट है इंटू 100, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 20%। तो आपका आंसर क्या होगा, तो आप सीधा दे पाएंगे आंसर इस क्वेश्चन का कि बताइए पहले आर्टिकल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले आर्टिकल के प्राइस में, मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो आंसर आपका होगा वो 20% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का दिखेगा, लेकिन बड़े ध्यान से अगर समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये परसेंटेज से रिलेट करके जो क्वेश्चन बनते हैं रेशियो में, वहां पर अगर करना चाहें तो वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदलवाने की कोशिश कर रहे हैं आपका, कि परसेंटेज का मतलब सिर्फ परसेंटेज मत, रेशियो को ही व्यक्त करने का एक तरीका होता है परसेंटेज, तो कैसे रिलेट करना है रेशियो को, परसेंटेज को एक दूसरे से। अगला क्वेश्चन जैसे अगर आप देखें, क्वेश्चन ये है ए बी सी एंड डी परचेज्ड सिने मल्टीप्लेक्स फॉर रुपीज 72 लाख, 72 लाख रुपए का खरीदा है, सही है ना, हाँ 72 लाख। द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए इज 33.33% दैट ऑफ बी सी एंड डी टुगेदर। The contribution of B is 6.67% that of A, C and D together, and the contribution of C is 11.11% that of A, B and D together. Then the amount contributed by D. हिंदी में मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन ये है कि A, B, C और D ने मिलकर एक मल्टीप्लेक्स खरीदा है जो कि 72 लाख रुपए का है, जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन, जिसमें ए ने जो पे किया, बी सी और डी ने जितना पे किया था उसका 33.33%, बी ने पे किया है, ए सी और डी ने मिलकर जितना पे किया था उसके 6.67% के बराबर, और सी ने जो पे किया, अदा किया है, सी ने जो अदा किया है वो बाकी जो बचे ए, बी और डी उसके 11.11% के बराबर डी ने अदा किया है उस 72 लाख रुपए में से। तो अब आपका आगे बोला गया द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय डी, मतलब डी द्वारा कितना अमाउंट पे किया गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करें कैसे करना है वो मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप समझते जाइए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसको करने का तरीका एक तो ये है कि वैल्यू ही निकाल दो, और दूसरा तरीका है कि आप फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग लास्ट में एक ही बार वैल्यू निकालो। जैसे अगर आप ये देखो कि ए ने जो पे किया वो जितना, ए ने कितना पे किया है, जितना बी सी और डी ने मिल करके पे किया है उसके 33.33% के बराबर पे किया है। मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, पढ़ भी दिया, सब कुछ कर लिया, क्वेश्चन चेंज नहीं किया, लेकिन अब आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्वेश्चन बदलने से पहले मैंने पढ़ दिया, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी सी डी ने मिल करके एक मल्टीप्लेक्स, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा था। ए बी सी डी ने मिलकर के 72 लाख रुपए का एक सिने मल्टीप्लेक्स खरीदा है, जिसमें ए का कंट्रीब्यूशन जो है वो बी सी और डी ने जितना अदा किया था उसके 33.33% के बराबर है, और बी का कंट्रीब्यूशन जो है वो ए सी और डी ने मिलकर के जितना अदा किया था उसके 6.67% के बराबर है, और सी ने जो अदा किया था उस टोटल 72 लाख रुपए में से, मतलब वो सी का जो कंट्रीब्यूशन था जितना ए बी डी का मिला के कंट्रीब्यूशन था उसके 11.11% के बराबर है। और यहां पर बात यह भी की गई है कि यहां पर 4 ही लोगों ने मिलकर के खरीदा है, इन 4 लोगों ने ही मिलकर के खरीदा है कुल 72 लाख रुपए का। 72 लाख रुपए में खरीदा है इन्होंने सिने मल्टीप्लेक्स, ए बी सी डी 4 लोगों ने, और ए का कंट्रीब्यूशन जो है ना, इन तीनों ने मिलकर के जितना कंट्रीब्यूट किया था उसके 33.33% के बराबर है, यानी कि हम लिख सकते हैं 1/3 के बराबर है। तो हम कहेंगे कि 1/3 किसका, बी सी और डी का। ए का जो कंट्रीब्यूशन था वो 1/3 था किसका, बी सी डी का, यानी बी सी डी ने मिलकर के जितना पे किया, 3 पे किया होगा तो ए ने पे किया 1। ये पॉइंट अगर ध्यान से समझे तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा कि ए का कंट्रीब्यूशन जितना बी सी डी मिला के करते हैं उसका 1/3 है। अगर आप ऐसे भी देखें कि ए बराबर कितना आएगा,
बी सी डी का 33.33% यानी 1/3, तो ए अपान बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3। तो अब आप यहां से देखिए कि चारों का मिला के 72 लाख रुपए है, तो चारों का मिला के रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, उसमें ए का कितना है 1, यानी टोटल 4 भाग में से एक भाग जो पे किया है वो किसने पे किया है, ए ने पे किया है। ए ने टोटल का 1/4 पे किया है। आप ये मत कर देना कि टोटल का 1/3, क्योंकि ए ने जो पे किया था 1/3 किसका, जो बाकी लोगों ने पे किया था। बाकी कौन था, 4 ही लोग थे, तो बी सी डी ही थे। यहां पर बी सी डी की ही बात की गई है, तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ए ने जो पे किया वो बी सी और डी ने मिलकर के जो पे किया था उसका 1/3, तो यानी टोटल का कितना, तो 1/4। तो अब आप ये बताइए कि ए ने पे किया, बी सी डी ने जो पे किया था उसका 1/3, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए ने पे कितना किया है 1/3, किसका, बी सी डी ने मिलकर के जो पे किया था, यानी बी सी डी ने मिलकर के 3 पे किया था, तो ए ने कितना अदा किया था, कंट्रीब्यूट किया था ए, यानी टोटल अगर हम यहां देखें कि ए ने टोटल में कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो टोटल तीनों चारों का मिलाकर के 72 लाख है। रेशियो के अकॉर्डिंग चारों का मिलाकर के 4 रेशियो है, उसमें ए का कितना है 1, यानी टोटल 4 भाग में इसको डिवाइड करें 72 लाख रुपए को, तो एक भाग ए ने पे किया है, यानी 1/4 ऑफ 72 लाख, जो कि आ रहा है कितना, 18 लाख। तो 18 लाख रुपए, ये मैं 5 जीरो लिखने की जगह लाख, 1 लाख में 5 जीरो होते तो मैंने लिखने की जगह डायरेक्टली लाख लिख दिया। ए ने पे किया 18 लाख। अच्छा, अगर थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा सा अगर आगे आते हैं, वैसे ही तरीके से मैं पूरा लिख नहीं रहा हूं, अब की बार थोड़ा सा समझा रहा हूं कि बी ने जो पे किया है वो कितना पे किया, 6.67%, यानी इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं अगर आपको पता हो तो 1/15 लिखते हैं। तो ए जो बी ने पे किया है, कितना पे किया है, बी ने पे किया है जितना ए सी डी ने मिलकर पे किया उसका 1/15। तो ये जो बी ने पे किया है वो 1/15 किसका, जो ए सी और डी ने मिलकर के पे किया उसका 1/15, यानी ए सी डी के शेयर को 15 भाग में डिवाइड करें तो उसमें से शेयर किसका, बी का कितना है, 1 भाग के बराबर है। उसमें से नहीं, मतलब अगर ए सी डी ने 15 पे किया होगा तो बी ने कितना पे किया होगा, 1, यानी टोटल कितना हो गया, ए सी डी प्लस बी, तो 16 भाग में से 1 भाग पे किया है किसने, बी ने। तो इसको अगर आप देखें तो यहां पर अगर आप लिखें, मैं एक बार और बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा ताकि एकदम आपको क्लियर हो जाए। बी ने जो पे किया था वो ए सी और डी ने जो पे किया था उसके कितने भाग के बराबर, 1/15, यानी ए सी डी का 1/15 का मतलब है कि अगर ये 15 पे करेंगे तो 1 पे किया है बी, तो चारों का मिला करके अगर यहां पर देखें तो 15 और 1 16, यानी टोटल को अगर 16 भाग में डिवाइड करो तो उसमें से 1 भाग के बराबर बी ने पे किया है। तो यहां से आप कह पाएंगे कि बी ने कितना पे किया, तो आप लिख पाएंगे कि टोटल 16 भाग में चारों का मिला के 16 भाग होगा, तो 1 भाग के बराबर बी ने पे किया है, कब, जब टोटल 16 भाग होगा। 15 और 1 16, यानी ए बी सी डी मिला के टोटल 16 भाग में डिवाइड करो तो 1 भाग बी ने पे किया है, यानी 16 में से 1, टोटल इसको 16 भाग में डिवाइड करो, 1 भाग जो बी का है, यानी 1/16, 1/16 ऑफ 72। अगर मैंने सही लिखा है तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, किस तरीके से लिख रहा हूं, 1/16 ऑफ 72। और अगर आप इसको डिवाइड करें तो कितना आता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, 8 से 9 बार गया और 8 से कितनी बार गया, 2 बार, यानी 4.5। अच्छा, अगर आगे चलते हैं, अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया 1/15, ठीक है। अगला है कि सी ने जो पे किया था वो कितना पे किया था, वो सी ने जो पे किया था वो ए बी और डी मिलकर के जो पे करते हैं, ए बी और डी मिलकर के जो पे करते हैं उसका कितना, तो यहां पर लिखा गया है 11.11%। अच्छा, 11.11% जो होता है वो होता है 1/9, तो जो पे किया है सी ने वो 1/9, किसका 1/9, तो आपको बताया गया है कि ए बी और डी ने जो पे किया था उसका 1/9, यानी ए बी डी के शेयर को 9 भाग में डिवाइड किया जाए तो उसके 1 भाग के बराबर सी ने पे किया है। यानी हम यहां पर भी अगर देखें, मैं बार बार लिख रहा हूं बहुत डिटेल में ताकि आप समझ पाए, नहीं तो डायरेक्टली मेरे को तो पता है कि किस तरीके से निकालना है। ए बी डी को अगर 9 भाग में डिवाइड किया जाए, बोला गया सी ने पे किया 11.11%, 1/9 किसका, जितना ए बी डी ने पे किया था, यानी इनके शेयर को 9 भाग में डिवाइड किया जाए तो 1 भाग के बराबर सी ने पे किया है। यानी यहां से अगर देखें कि चारों का मिला करके अगर देखें कि चारों का मिला के कंट्रीब्यूशन तो यहां तो 72 लाख है, लेकिन अगर इस रेशियो के अकॉर्डिंग देखें तो चारों का शेयर मिला करके 9 और 1 10 लाख, 10 रेशियो है जो आपका 72 लाख रुपए के बराबर है। तो सी का कितना है 1, यानी सी ने कितना पे किया 1/10 ऑफ 72 लाख।
72 लिख रहा हूं, बाकी तो आप समझदार हैं, लिख लेंगे। तो ये डिवाइड करते हैं तो 7.2 लाख, 7.2 लाख ये आपका गया कि किसने, अगर यहां से देखें कि किसने, तो हम सीधा बोल पाएंगे कि सी ने पे किया 7.2 लाख। तो डी ने कितना पे किया, तो डी ने पे कितना किया, अगर ये आपको निकालना है तो आप बताइए ए, यहां से देखिए ए, बी और सी तीनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना आएगा तीनों को ऐड करने पर, तो आप देखेंगे 18, यहां से देखते हैं 0.5 है, 0.2 है, यानी 0.7 आ गया। 7 और 4, 7 + 4 11, 11 + 18 29, 29.7। अगर मैंने कैलकुलेशन सही किया है तो अगर देखें तो ये आपका आ रहा है 29.7। मैं एक बार और चेक कर लेता हूं। 18 + 4 22, 22 + 7 29, ठीक है 29.7। तो डी ने कितना पे किया, तो 72 लाख में से अगर 29.7 माइनस कर दें, 29.7 माइनस करने का मतलब है 30 माइनस करके बाद में 0.3 जोड़ देंगे। तो 30 माइनस करें इसमें से तो 42 बचा, 42.3, 42.3 लाख। यानी अगर मैं जीरो के फॉर्मेट में लिखूं तो लिख सकता हूं, कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो, 1 जीरो तो आपका कैंसिल कर देगा पॉइंट हटाने के लिए, और क्योंकि 1 लाख में जो होते हैं वो 5 जीरो होते हैं, तो 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा पॉइंट हटाने के लिए, कि बाकी 4 जीरो, इतना रुपया 42,30,000 रुपए जो है वो किसने कंट्रीब्यूट किया था, डी ने पे किया था। अच्छा, अगर आप देखिए कि इतना सब लिखने की जगह अगर आप एक बात समझ जाते हैं तो आप बार बार इतना लिखने की जगह डायरेक्टली कैसे सोचेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ताकि अगले क्वेश्चन में भी अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैं लिख करके तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पर पूरा डिटेल में इस तरीके से नहीं बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। तो बोला गया है ए, बी और सी के बारे में, और डी के बारे में तो पूछा गया है। ए ने पे किया था कितना, ए ने पे किया था 33.33%, यानी 1/3। 1/3 किसका, ए ने पे किया था जितना बी सी डी ने पे किया था उसका 1/3, यानी बी सी डी ने 3 पे किया था, तो ए ने पे किया होगा कितना, 1। ये हो गया ए का, ए ने कितना पे किया होगा, 1। यानी टोटल चारों का मिलाकर के अगर हम देखें, चारों का मिलाकर के 3 और 1 4 होगा, तो उसमें ए का 1 है, यानी टोटल का 1/4 ए ने पे किया। थोड़ा सा ध्यान से समझना, कुछ मैं स्पेशल नहीं बता रहा हूं लेकिन आपको समझना इंपॉर्टेंट है। बी ने पे किया 6.67%, मतलब 1/15 किसका, बी ने पे किया एक कब, 1/15 किसका 1/15 पे किया है, तो ए सी और डी ने जो पे किया है उसका, ए सी और डी ने जो पे किया उसका 1/15, यानी ए सी डी ने 15 पे किया होगा तो बी ने 1 पे किया होगा, यानी टोटल कितना हुआ 15 और 1 16, 16 भाग में से 1 भाग बी ने पे किया है, यानी टोटल 16 में से 1, यानी 1/16 ऑफ टोटल। टोटल का 1/4 किसने पे किया, ए ने। टोटल का 1/16 किसने पे किया, बी ने। और ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि अगर मैं बोलता हूं कि ए ने पे किया, बाकी जितने बाकी रिमेनिंग लोगों ने जितना पे किया उसका 1/3, तो टोटल का कितना होगा, तो A1 होगा, टोटल 3 और 1 4। अगर बी ने पे किया 1/15, बाकी लोगों के जो बी को हटाने के बाद अगर मैं कहता हूं मैंने पे किया जितने भी मेरे ग्रुप में लोग थे उसका 1/15, तो टोटल का मैंने कितना पे किया, तो टोटल मेरा हिस्सा प्लस बाकी के लोगों का हिस्सा 16 भाग में से 1 भाग, यानी 1/16, टोटल का 1/16। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना डायरेक्टली क्वेश्चन का करने के लिए, आंसर निकालने के लिए। सी ने पे किया 1/9 किसका, जो बाकी लोग बचे थे, और बाकी कौन था, ए बी डी ही था, तो रिमेनिंग न लिख करके इस तरीके से लिखा गया ए बी डी, तो ये सी का हो गया हिस्सा। यानी सी पे करेगा 1 कब, जब ए बी डी 9 यानी टोटल 10 होगा, टोटल 10 होगा, तो उसमें सी कितना करेगा, पे 1 करेगा। तो अच्छा, अगर इस पॉइंट को समझें, ध्यान से समझें, तो आपको जब भी बात की जाएगी कि 1/4 1/5 रिमेनिंग का 1/4 रिमेनिंग का 1/5, तो टोटल का कितना होगा, तो टोटल का अगर देखें तो टोटल होगा दोनों रेशियो जोड़ करके। ये पॉइंट मैं बाद में एक बार डिस्कस करूंगा अलग से, लेकिन यहां पर ये मैं पूरा डिटेल से समझा चुका हूं, तो थोड़ा सा समझा रहा हूं, इस पॉइंट को समझिए इस तरीके से। तो इन तीनों का मिला के शेयर कितना हुआ, अगर ऐड करें तो ये आपका 80 हो गया, नीचे ऊपर 4 से डिवाइड किया 20, अगर ये तरीका ऐड करने वाला आपको आता है तो 5, 10 से डिवाइड किया 8, यानी एबीसी का शेयर कितना हुआ, 20 5 20 और 8 20 + 8 28 + 5 33/80, तो ये एबीसी का हो गया। तो डी का शेयर कितना हुआ, तो आप कह पाएंगे डी का शेयर होगा कितना, तो ये आपका 1 में से इतना माइनस कर दें तो कितना होगा, डी का शेयर 47/80। अब ये कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये कहां से आया, टोटल शेयर फ्रैक्शन में देखें तो 1 होता, 1 - 33/80, तो ये आपका डी का शेयर आ जाएगा कितने में से, टोटल 72, कितने जीरो थे, 5 जीरो थे, लगा दिया, 1 जीरो कैंसिल, 8 से डिवाइड किया 9,
72 और 4 जीरो लग गए। उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं 47 इंटू, तो आपका यही आएगा 42/3, देख लेना यही आएगा 43, और ये आपका आंसर होगा 42,30,000 रुपए डी का शेयर हो गया। तो आप ये पूरा लिखने की जगह जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। और ये क्वेश्चन क्या है, तो अब की बार क्वेश्चन सामने लिख दिखा दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस बार हिंदी में बताने की जरूरत बता दूंगा फिर भी। ए, बी, सी और डी ने मिलकर 81 लाख रुपए का सिने मल्टीप्लेक्स खरीदा। ए, बी, सी एंड डी परचेज्ड अ सिने मल्टीप्लेक्स फॉर ₹81 lakh. The contribution of B, C and D together is 237.5% that of A alone. The contribution of A, C and D together is 350% that of B's contribution, and the contribution of C is 28.56% that of A, B and D together. The amount contributed by D is, तो हिंदी में मतलब क्या है, ए, बी, सी, डी ने मिलकर 81 लाख रुपए में एक सिने मल्टीप्लेक्स खरीदा, जिसमें बी, सी, डी ने पे किया जो वो ए ने जितना अदा किया था उसके 237.5% के बराबर, और जो ए, सी और डी ने अदा किया है वो जितना सी ने ए, सी और डी ने जो अदा किया है जितना बी ने अदा किया था उसके 350% के बराबर, जबकि सी ने ए, बी, डी ने मिलकर जितना अदा किया था उसके 28.56% के बराबर। तो बताइए डी ने कितना अदा किया था। अच्छा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझें, ध्यान से करें, तो ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है। बस आपको जो वैल्यू है ना परसेंटेज की, वो आपको डरा सकती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डर के आगे ही जीत होती है। अब ये मतलब नहीं है कि शेर जा रहा भूखा उसके सामने कूद जाए, क्योंकि कहेंगे डर के आगे जीत है मतलब शेर भाग जाएगा, तो ऐसी बात नहीं। कहां पर आपको अपनी साहस को दिखाना है, कहां नहीं डरना है और कहां डरना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपसे ये बोला गया है कि ए ने जो पे किया था, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर बोला गया है कि बी, सी और डी, बी, सी और डी ने मिलकर के जो पे किया है वो कितना पे किया है, 237.5%, 237.5%। ये आपका कितना आएगा, तो अगर देखें तो 12.5% का 200% 16। तो अगर आप थोड़ा सा अगर परसेंटेज अच्छा होना तो आप कैलकुलेट डायरेक्टली कर पाएंगे, नहीं अच्छा है तो अपने अकॉर्डिंग सोचते रहिए। थोड़ा सा हिंट दूंगा जो कि मैं किसी अलग वीडियो में जब कैलकुलेशन का कुछ शॉर्टकट जो भी सोचने का तरीका है, नजरिया है परसेंटेज को, वो बताऊंगा तो आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। बट यहां पर ऐसे ही देखिए कि ये 237.5% है, 200% अलग, 37.5% अलग, और 37.5% को आपको तो डायरेक्टली टेबल याद किया नहीं है, लेकिन ये तो पता है हमें कि 12.5% का ट्रिपल होता है। तो अगर उससे रिलेट कर पाए तो 200 में 12.5% कितनी बार आएगा, तो 16 बार जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 100% में 8 बार होता है, 100%, 200% मतलब 8 8 16 और 3 19/8 आ जाएगा। तो ये 19/8 आएगा। तो बोला गया कि जो बीसीडी का कंट्रीब्यूशन है वो जितना कंट्रीब्यूशन किसका था, बीसीडी का, ए का कंट्रीब्यूशन था उसका 19/8, यानी ये 19 होंगे कब, जब ए को 8 होगा। जो बीसीडी का कंट्रीब्यूशन है वो 19/8 है, ए के कंट्रीब्यूशन का है, मतलब ए होगा 8, तो बीसीडी कितना होंगे, तो वो होंगे 19, यानी बीसीडी 19 होंगे कब, जब ए होगा 8। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए कि ए जो हो गया वो हो गया, टोटल का कितना हुआ, टोटल आपका देखिए यहां से 8 और 19 कितना हुआ, 27, और 27 भाग में से ए कितना है, 8। तो हमें निकालना तो है नहीं, अलग अलग क्यों निकालने जाएं, जब हमें निकालना है डी का, तो इनका फ्रैक्शन ऐड कर लेते हैं, 1 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो डी का, फिर वहां फ्रैक्शन निकाल देंगे। वैसे ही अगर आप देखो दूसरा पॉइंट आते हैं कि टोटल का कितना होगा, 8/27 कैसे हुआ, वो मैंने आपको बताया कि टोटल मतलब चारों का मिला के, यहां रिमेनिंग का ही केस है, वही केस है, थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया। बोला गया अगला पॉइंट कि जो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, सी एंड डी टुगेदर इज, ए, सी एंड डी टुगेदर इज कितना है, 350% ऑफ बीच कंट्रीब्यूशन, यानी जो ए सी डी का 350% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। 50 इसमें कितनी बार आता है, नीचे तो 100 में आपका 2 बार आता है और ऊपर 7 बार आता है, यानी 7 बार अगर देखें तो आपको बोला गया है कि जो
किसका शेयर है, जो ए सी डी का शेयर है वो 7/2 है, किसका, बी के शेयर का, यानी बी के शेयर को 2 भाग में डिवाइड किया जाए तो अब ऐसे एक भाग को देखें तो बी सी डी मतलब ए सी डी बोला गया कि जो ए सी डी का शेयर है वो 7/2 है, किसका, बी के शेयर का, यानी बी का शेयर 2 होगा तो ए सी डी का कितना होगा 7, बी का शेयर 2 होगा तो ए सी डी का कितना होगा 7। तो हम यहां पर कह पाएंगे कि बी का शेयर कितना होगा, टोटल भाग को, टोटल आपका चारों का मिला के अगर 9 रेशियो होगा तो बी उसमें से 2 रेशियो पर एक पे करेगा, यानी 2/9। वैसे ही सी का भी कंट्रीब्यूशन आप बता सकते हैं, सी का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो सी का कंट्रीब्यूशन के बारे में बोला गया है कि सी जो पे करता है, ये डायरेक्टली सी के बारे में दिया गया है 28.56%। अच्छा 28.56% कितना होता है, परसेंटेज टेबल अगर आपको याद हो तो 14.28% 1/7 है, उसका डबल है तो 2/7 मैं लिख दे रहा हूं डायरेक्टली, क्योंकि ये थोड़ा बहुत पॉइंट है जो आपको अब तक प्रैक्टिस करते आए हैं तो आपको याद हो चुका होगा ये कैसे रिलेट करना है। 14.28% का डबल है और 14.28% होता है 1/7, तो हम इसको 2/7 लिख सकते हैं। तो जो सी ने पे किया वो ए, बी और डी ने मिलकर के जितना पे किया था उसके 2/7 के बराबर, यानी 2/7 के बराबर किसने पे किया है, सी ने पे किया, किसके, ए, बी और डी ने जितना पे किया था उसके 2/7 भाग के बराबर, यानी ए, बी, डी ने 7 पे किया होगा तो सी ने पे किया 2, सी ने 2 कब पे किया, जब ए, बी, डी ने 7 पे किया, यानी सी का शेयर कितना हो गया, तो हम लिख पाएंगे 2/9। टोटल 9 भाग में से 2 भाग यानी 2/9, टोटल का 2/9 भाग सी ने पे किया। अगर डी ने कितना पे किया है पता करना है, तो डी का पता करना है तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे। तो अगर इन तीनों को ऐड करें तो कितना आता है, तो नीचे तो 27 आएगा ही आएगा, तो ये 8 आ गया, ऐड करने आता 9 से 3 2 6 और ये भी 6, यानी टोटल का कितना आ गया, तो 8 6 ये 20/27, ये कौन आ गया, तो एस बी सी। तो सी डी ने कितना पे किया, तो आप लिख पाएंगे डी बराबर 1 - 20/27 जो कि आ रहा है 7/27, यानी डी के द्वारा पे किया गया कितना था, तो आप कह पाएंगे यहां पर कुल कितना पेमेंट किया गया है 81 लाख 50 होगा, हाँ, इंटू 7/27 7/27 भाग इसका, यहां पर 4 ही जीरो है, 81 लाख नहीं है, 8,10,000 रुपए है, 8,04,000 है, 8,10,000 रुपए है। अगर मैंने कहीं बोला होगा 81 लाख तो वो गलत बोला था, इस पे 4 जीरो है, ध्यान रखना 4 जीरो है, क्योंकि लाख में तो आपके 5 जीरो होते हैं, तो यहां पर 8,10,000 है। तो डी का कितना था शेयर, उसमें से जितने शेयर नहीं, डी ने कितना कंट्रीब्यूट किया था उस सिने मल्टीप्लेक्स को खरीदने के लिए, 27 से डिवाइड कर लेते हैं, 27 से कितनी बार गया, 3 बार गया, तो 30,000 आपका आ गया, 27 से 3 बार 4 जीरो आ गया, तो ठीक है 30,000 आ गया, 30 × 7 यानी 0,0,0,0,21 यानी 2,10,000 रुपए। अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो डी ने जो पे किया था वो 2,10,000 रुपए पे किया था। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।